नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार तिवारी, हिंदी विभाग अध्यक्ष श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए हमें उसके व्याकरण एवं उसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आपसे बात करते हैं कि साहित्य क्या है और साहित्य का इतिहास क्या है। जैसा हम सब जानते हैं कि इतिहास इति धन हास दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है इति माने इस प्रकार, हास माने घटित हुआ है, ऐसा ही घटित हुआ है। अर्थात अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो काल क्रमानुसार किया गया हो, इतिहास कहा जाता है। अतीत मतलब जो बीत चुका है, गुजर चुका है, उसका काल क्रमानुसार जो चित्रण होता है, वर्णन होता है, उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी रहा है। जो भारतीय दृष्टिकोण रहा है हमारे इतिहास लेखन के लिए, वो आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी रहा है। मतलब आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वो आदर्शों से जुड़ा हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चूँकि महान विचारक, दार्शनिक एवं साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने बताया कि जो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास है वो जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। अर्थात मन में हमारे जो भाव एवं विचार आ रहे हैं, तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन परिस्थितियों से जो हमारे मन में भाव आते हैं, वो निरंतर उन भावों का, उन विचारों का परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के अंतर्गत निम्न तथ्यों का समावेश किया जा सकता है। पहला है आपका साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व का अध्ययन। ठीक, मतलब साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व का अध्ययन। जब कोई साहित्यकार किसी भी कृति का या किसी भी गद्य साहित्य का रचना करता है, लिखता है, तो उसकी प्रतिभा उसमें दिखाई देती है और उसका व्यक्तित्व भी दिखाई देता है। ये माना गया है, ये हम सब जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति की, जिस भी कलाकार की, साहित्यकार की कोई कृति होती है, वो कृति उस साहित्यकार के व्यक्तित्व का दर्पण होती है, आधार होती है। युगीन चेतना का अध्ययन। युगीन चेतना मतलब उस समय कालखंड में कौन सी कैसी परिस्थितियाँ थीं, उनके प्रति क्या चेतना भाव था, उन सब का अध्ययन भी उसी के अंतर्गत हम करते हैं। अगला है साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन। तत्कालीन साहित्यिक परंपराएं क्या थी, सांस्कृतिक परंपराएं क्या थी, उन सब का अनुशीलन, अध्ययन काल क्रमानुसार ढंग से हम करते हैं। साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा एवं परंपरा का द्वंद्व एवं उसके स्रोत का अध्ययन। नैसर्गिक प्रतिभा क्या होती है? जो हमारी स्वयं के द्वारा होती है, उसकी जो स्वयं की सोच होती है ना, मौलिक कहते हैं जिसको हम। तो जो मौलिक प्रतिभा है, मौलिक उसका सृजन है, मौलिक उसकी सोच है, वो हमारी उसके अंतर्गत आती है। साहित्यकार द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति। आखिर जिस साहित्यकार ने जिस कृति की रचना की है, उस कृति में उसने क्या मौलिकता देखी है और वह क्या उद्देश्य समाज को या अपने पाठक वर्ग को देना चाहता है। कोई भी रचना, कोई भी कृति बिना उद्देश्य के नहीं लिखी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर हम विचार करते हैं। ठीक, अब आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो उल्लेखनीय विचारक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, हम उन पर चर्चा वो संक्षेप में आपको कर देंगे और बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया। सबसे पहले एक फ्रेंच विद्वान थे, गर्सा दा तासी। ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच भाषा के विचारक थे, ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ की रचना 2 भागों में की।
और यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसमें इन्होंने लगभग 760 कवियों का, साहित्यकारों का चित्रण किया है। उसमें मात्र 72 साहित्यकार ऐसे हैं जो हमारे हिंदी साहित्य से या हिंदी भाषा से संबंधित रहे हैं। अतः हम इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं मान सकते हैं। प्रयास किया गया गरसदा तासी के द्वारा फ्रेंच भाषा में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। अगले विद्वान हैं शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरी महत्वपूर्ण कृति शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में की और लगभग 1000 छोटे कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियाँ, उनके कवित्व को उन्होंने उसमें स्थान दिया। शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज जो लिखा वो किस में लिखा? हिंदी भाषा में लिखा। अगर प्रश्न ऐसा आता है कि हिंदी भाषा का पहला हिंदी साहित्य का ग्रंथ कौन सा है, तो हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि वह ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। किसके द्वारा लिखे थे? शिव सिंह सेंगर की। अगर प्रश्न ऐसा आता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रथा प्रारंभ किसने की या किसने पहला प्रयास किया, तो वो गरसदा तासी आएगा। अगला नाम आता है सर जॉर्ज ग्रीशन का। सर जॉर्ज ग्रीशन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का प्रकाशन किया। ये भाषा क्या है? ये जो ग्रंथ की भाषा रही है वो रही आपकी अंग्रेजी। सबसे पहले इस ग्रंथ को द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया। जब इस विशेषांक को पाठक वर्ग ने ज़्यादा सराहा, पढ़ा, पसंद किया, तो फिर इसको एक ग्रंथ के रूप में भी प्रकाशित किया गया। हमारे हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता जी ने इस ग्रंथ को ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना। मतलब अगर आ जाए कि किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सबसे पहले कौन से ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ माना गया, तो वो हो जाएगा सर जॉर्ज ग्रीशन के द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगले विद्वान का नाम आता है मिश्र बंधु। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि मिश्र और बंधु, बंधु माने होते हैं भाई। ये मिश्र बंधु 3 भाइयों के सम्मिलित नाम हैं, जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 भाई हैं। इन तीनों भाइयों ने संयुक्त रूप से अपना यहाँ पर इस ग्रंथ को लिखने में प्रयास किया। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसकी रचना 4 भागों में की गई। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और जो चौथा भाग था वो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ने ये ग्रंथ लिखा। अगले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में उत्कृष्ट, सर्वोपरि एवं मनोवैज्ञानिक चिंतन एवं दार्शनिकता को लिए हुए महान विचारक हैं। इन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन किया। यह साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया गया। वर्तमान समय में या इससे पहले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है, उसी काल विभाजन को आधार बना करके हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। शुक्ल जी के काल विभाजन के 2 आधार रहे हैं। पहला प्रधान प्रवृत्ति और ग्रंथों की प्रसिद्धि। प्रधान प्रवृत्ति क्या है? प्रधान प्रवृत्ति का मतलब होता है उस समय तत्कालीन परिवेश में, परिस्थितियों में सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण कैसा था। दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। ग्रंथों की प्रसिद्धि का तात्पर्य है कि तत्कालीन जो साहित्य लिखा गया वह साहित्य किस उद्देश्य को लेते हुए लिखा गया और किस उद्देश्य एवं प्रासंगिकता के आधार पर उसकी महत्ता एवं प्रसिद्धि बढ़ी। शुक्ल जी का काल विभाजन पद्धति का आधार तर्कसंगत और पुष्ट है एवं उनका काल विभाजन सरल और सुस्पष्ट है। जो चीज़ सरल सुस्पष्ट होती है, वैज्ञानिकता जिसमें होती है, तार्किकता होती है, उसे हम पूर्णतः स्वीकार कर लेते हैं। अधिकतर प्रवर्ती इतिहासकारों ने उसी का आधार ग्रहण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है
उस पर हम चर्चा करते हुए उसी को आधार बना करके आपको हम बताएंगे। पहला है आदिकाल, जिसका संवत 1050 से 1375 तक उन्होंने माना, और भक्ति काल का समय 1375 संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना। रीति काल का समय 1700 संवत से 1900 विक्रम संवत तक माना, और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। आधुनिक काल के कई भाग हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे आदिकाल पर। आदिकाल का समय 1050 संवत से 1375 विक्रम संवत तक रहा। ठीक, तो इसमें जो आदिकाल में साहित्य लिखा गया, आदिकाल के साहित्य को हमने अध्ययन की दृष्टि से 5-6 भागों में इसको बांटा है। अध्ययन की दृष्टि से सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक, सिद्ध साहित्य क्या है? आपको मालूम है कि जो बौद्ध धर्म रहा है, बौद्ध धर्म में हीनयान और वज्रयान 2 भाग उसके हुए थे। तो जो बौद्ध धर्म के वज्रयान मत को मानने वाले थे, उसके प्रचारक थे, वही प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखा गया वो आपका कहलाया सिद्ध साहित्य। राहुल सांकृत्यायन एक विचारक हैं, हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं। उन्होंने सिद्ध की संख्या 84 बताई है। सिद्धों की जो संख्या है वो 84 बताई गई है, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध रहे हैं, जैसे सरप्पा, इनकी लिखी हुई रचना है दोहाकोश। दूसरे विद्वान हैं शबरप्पा, इनकी लिखित कृति है चार्यापद। सिद्ध साहित्य वह साहित्य है जिसमें बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार प्रसार किया गया है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है, जिसमें प्रसिद्ध सरप्पा है जिनकी रचना दोहाकोश है, शबरप्पा जिनकी रचना चार्यापद है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आत्मबोध और प्राण शंकली हैं। नाथों की संख्या हिंदी साहित्य में 9 बताई गई है। इनकी विशेषताएं क्या थी? जो नाथ साहित्य के प्रवर्तक रहे हैं गोरखनाथ जी, उनके समकालीन, उनका अनुसरण करने वाले जो और कवि रहे हैं, उनकी जो काव्यगत विशेषताएं रही हैं, उनकी जो शिक्षाएं रही हैं, वो निर्गुण ईश्वर को मानते थे। साकार ईश्वर को उन्होंने नहीं माना, उन्होंने निर्गुण को माना, और वो योग मार्गी थे एवं हठ योग पर विशेष बल देते थे। तीसरा आता है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य तत्कालीन कालखंड में, आदिकाल का जब समय काल चल रहा था 1050 और 1375 के मध्य का, उस समय लौकिक भाषा के रूप में अपभ्रंश भाषा का विकास हो चुका था। अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत लौकिक कथाओं को आधार बना करके नायक प्रधान या नायिका प्रधान कुछ रचनाएं लिखी गईं। वो उसका जो लेखन भाषा रही है वो आपकी अपभ्रंश रही है, जिसमें प्रसिद्ध रचनाकार आपके रहे स्वयंभू। स्वयंभू ने प्रमुख रचनाएं लिखी, पौम चरियु और नाग कुमार चरियु। चरियु क्या है? अपभ्रंश शब्द है जिसका तात्पर्य होता है चरित्र चित्रण। अगले अपभ्रंश साहित्य के जो साहित्यकार हैं वो हैं पुष्पदंत। इनकी रचना है महापुराण। अब्दुल रहमान, इनका रचना है संदेश रासक। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है और अपभ्रंश साहित्य में एक अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछ दिया जाता है कि संदेश रासक के रचनाकार कौन है, तो अब्दुल रहमान। अगला भाग है जैन साहित्य। जैसा कि हमने पहले बताया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध साहित्य की रचना की गई, उसी तरह जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उनकी शिक्षाओं को समझने के लिए जैन साहित्य का सृजन किया गया। इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है देवसेन का। देवसेन की कृति है श्रवकाचार। दूसरा नाम आता है शालिभद्र सूरी। इनकी कृति है भारतेश्वर बाहु विलास। विजय सेन सूरी, रेवंतगिरी दास। ठीक, अगला भाग है आपका रासो साहित्य। और रासो साहित्य आदि काल का प्रमुख भाग है। वो इसी रासो साहित्य से आदि काल को वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है। रासो शब्द संस्कृत के रासक शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है। यह एक छंद है, काव्य का एक रूप है।
अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है जिसे रास या रासा कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि रासो क्या है, तो प्रचलित एक अपभ्रंश भाषा का क्या है, छंद है, जिसमें क्या होती है, 29 मात्राएं होती हैं। अर्थात ये कैसा छंद है, मात्रिक छंद है। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के कवि प्रायः राज आश्रित थे। राज आश्रित मतलब राजाओं के दरबार में रहते थे, उनके अधीन थे, जिनका उद्देश्य अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना था। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति जिसके दरबार में रहेगा, जिसके अधीन होगा, वह उसकी प्रशंसा एवं उसके वैभव को ही बताएगा, उसका ही वो उल्लेख करेगा। इसमें सबसे प्रमुख रासों में कई ग्रंथ लिखे गए। 4 ग्रंथ जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध माने गए हैं और अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बीसल देव रासो। बीसल देव रासो की जो रचना की है वो नरपति नाल ने की है। दूसरी है आपकी परमार रासो। राजा परमाल के दरबार में रहने वाले कवि थे जगनिक, तो जगनिक ने ही उन्हीं के ऐश्वर्य को, वैभव को दिखाने के लिए उनके ऊपर ग्रंथ लिखा परमाल रासो। बुंदेलखंड में जो आला गाया जाता है, जो आला खंड है, वो आला खंड आपका परमाल रासो के अंतर्गत ही आता है, जिसमें आला और उदल 2 वीर योद्धाओं का बहुत ही सूक्ष्म ढंग से सजीव चित्रण जगनिक ने किया है। खुमान रासो इसके रचयिता दलपति विजय हैं और पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज जो राजा थे, उनके दरबार में आश्रय कवि चंद्रवरदाई रहते थे। उन्होंने ही उनके वैभव ऐश्वर्य को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रशंसा में इस ग्रंथ की रचना की। अगला जो भाग आता है आपका वो है लौकिक। लौकिक के अंतर्गत मतलब मुक्तक कवि, जो आदिकाल में कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं जो जैन साहित्य, रासो साहित्य, बौद्ध साहित्य से संबंधित, नाथ साहित्य से या सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं हैं, वो एकदम स्वतंत्र हैं, जिन्हें हम मान लेते हैं लौकिक कवि। लौकिक मतलब जो उस समय लौकिक गाथाओं को, लौकिक कथाओं को आधार मान करके अपनी मुक्तक रचनाएं लिखते थे। इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका विद्यापति का। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इन्होंने पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका 3 रचनाओं को लिखा। 3 रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि भी माना गया है। खालिकवारी, मुकरियाँ, गज़ल, खुसरो की पहरियाँ, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है शब्दानुशासन। ये जो कृतियाँ हमने बताई हैं ये प्रसिद्ध हैं, यही परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछी जाती हैं। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। विद्यापति को मैथिल कोकिल नाम से भी जानते हैं। अमीर खुसरो को हम खड़ी बोली का पहला कवि मानते हैं। खालिकवारी, मुकरियाँ, गजल, खुसरो की पहलियाँ इनकी रचनाएं हैं और हेमचंद के द्वारा शब्दानुशासन लिखा गया। आदिकाल को अन्य नामों से भी हम जानते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल क्यों कहा? क्योंकि उस समय अधिकांशतः जितनी भी रचनाएं लिखी गई उस सब में आश्रयदाता कवियों ने अपनी राजाओं की वीरता का चित्रण, युद्ध का सजीव चित्रण किया है। अब हम चर्चा करेंगे आदिकाल के अन्य नाम पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आदिकाल को केवल आदिकाल ही नहीं कहते हैं, आदिकाल को केवल आदिकाल ही नहीं कहते, बल्कि और अन्य साहित्यकारों ने, विद्वानों ने अपने मत अनुसार, अपनी तर्क द्वारा अन्य नाम भी दिए हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, तो वीरगाथा काल उन्होंने कहा, आदिकाल को संज्ञा दी वीरगाथा काल की, तो इसकी एकमात्र उद्देश्य उनका ये था, उन्होंने देखा कि उस समय जो साहित्य लिखा गया है वह उस साहित्य में युद्ध का सजीव चित्रण है। जो नायक है उस नायक की वीरता का अलौकिक चित्रण उस कालखंड के कवियों ने किया है। उसी को आधार मान करके उसकी प्रमुख विशेषता वीरता को और वीर रस की प्रधानता के कारण उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। प्रतियोगी परीक्षाओं में या जो आप स्नातक की, स्नातकोत्तर की वार्षिक परीक्षाएं देते हैं, सेमेस्टर परीक्षाएं देते हैं, उसमें जो बहुविकल्पी या अति लघु प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 1-2 प्रश्न इस कालखंड से ऐसे जरूर बन जाते हैं कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि किसने कहा और क्यों कहा। वीरगाथा काल वीरता की प्रधानता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालखंड के और साहित्य के काल विभाजन के आधार पर सबसे पहला काल होने की वजह से इसे आदिकाल कहा। वही बजाय महावीर मिश्र बंधुओं ने भी कहा ये कैसा है? आरंभिक काल है, साहित्य को लिखने की शुरुआत स्थिति है, इसलिए इसको प्रारंभिक और आरंभिक काल कहा गया। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल इसलिए कहा क्योंकि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य उस समय लिखा जा रहा था और खड़ी बोली के विकास के पहले जो लौकिक भाषा के रूप में अपभ्रंश साहित्य का सृजन किया जा रहा था, तो उन भाषाओं के विकास को देखते हुए और अन्य धर्म के प्रचार प्रसार को देखते हुए जो 5 प्रकार हमने अभी आपको आदिकाल के अंतर्गत बताए थे, उस आधार पर सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा बीज वपन काल। बीज वपन काल मतलब कोई भी कृषि के लिए हम कार्य करते हैं, जब पौधे को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए, तो प्रमुख कार्य हमारा होता है, पहले सबसे प्रारंभिक जो चरण होता है वो होता है बीज बोने वाला। तो ये हमारे साहित्य का बीज वपन काल है, मतलब वहाँ से साहित्य के सृजन की शुरुआत हो रही थी। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल की आदिकाल को संज्ञा दी है। अब हम देखते हैं कि आदिकाल की परिस्थितियां क्या हैं। सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक और साहित्यिक। किसी भी कालखंड में या किसी भी कालखंड की कृतियों को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख तत्व होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, वो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक होती हैं। सामाजिक स्थिति उस समय क्या थी जब आदिकाल रखा गया? सामाजिक रूढ़ियों का प्रभाव, तत्कालीन अंधविश्वास और रूढ़ियाँ इतनी प्रभावशाली जनता पर थीं कि वो उन प्रथाओं को सत्य मान लेते थे। जैसे सती प्रथा थी, है ना, दहेज प्रथा थी, बाल विवाह थे। तो ये अंधविश्वास और रूढ़ियों का प्रभाव जन जन पर पड़ता था। उस जन मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा, उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों के जो लेखन कार्य करने वाले साहित्यकार रहे, उन्होंने भी उस परिस्थिति का आकलन, उसका विश्लेषण अपनी रचनाओं में किया है। धार्मिक स्थिति, उस समय जनता भ्रम, अज्ञान और निराशा के गर्त में डूबी हुई थी, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं का आवागमन शुरू हो गया था। जो हमारा सनातन धर्म था वो भ्रम की स्थिति में हो गया था। जनता में एक भ्रम था कि हम किसको स्वीकार करें, किसको अस्वीकार करें, और सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्योंकि उस समय जो जनता थी वो अधिक शिक्षित नहीं थी। अगर वो ज़्यादा शिक्षित होती तो वह पहचान कर पाती सत्य क्या है, सही क्या है। अज्ञानता के कारण वो निराशा के गर्त में डूबी हुई थी, निराश थी। आशा का संचार वह अपनी मन मस्तिष्क में नहीं कर पा रही थी। राजनीतिक स्थिति, शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव। उस समय जो भी राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, और सब राज्य अपनी ही शक्ति का विकास करने में, अपनी साम्राज्य सीमा का विस्तार करने में लगे हुए थे। चाहे चौहान वंश हो, परमार वंश हो, चंदेल वंश हो, जो भी उस समय वंश रहे हैं, उनका एक निश्चित केंद्रीय सत्ता नहीं थी कि उन छोटे राज्यों पर एक प्रमुख राज्य का स्थापना हो जो उनके अधीन कार्य कर सकें। अतः वो स्वतंत्र थे। वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपने आप अपनी शक्तिशाली का प्रदर्शन करने के लिए वो छोटे राज्यों को अपने में मिलाने के लिए युद्ध वगैरह करते रहते थे। सांस्कृतिक स्थिति क्या थी? हिंदू संस्कृति का ह्रास और मुस्लिम संस्कृति के उदय का संक्रमण काल। उसमें जैसा कि अभी हमने बताया कि सनातन धर्म अवनति की ओर चलने लगा था, और जो मुस्लिम आक्रांता थे उनके आने से उनकी संस्कृति की उदय की शुरुआत हो चुकी थी। साहित्यिक स्थिति में उस समय का जो साहित्य था वो समृद्ध संस्कृत साहित्य की परंपरा, नाथ, सिद्ध, जैन और चारणों द्वारा रचित साहित्य का प्रावधान। तो साहित्यिक स्थिति में अगर हम देखें तो उसमें इन साहित्यकारों के द्वारा उस तत्कालीन परिस्थितियों, परिवेश, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए साहित्य की रचना की गई। अब हम बात करते हैं आदिकाल की विशेषताओं की।
हम जानते हैं कि विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत हम वो बातें रखते हैं साहित्यकार ने उस कृति को पढ़ के या उस कृति की रचना के समय जिन भावों के उद्गार स्वरूप प्रकट किया है अपनी कलम से, वो भाव पक्ष के अंतर्गत आ जाते हैं। और उन भावों में हम क्या कला देखते हैं, क्या कलाकारी देखते हैं कि उसमें छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, बिंब क्या है, भाषा कौन सी है, तो ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं कला पक्ष के अंतर्गत। तो भाव पक्ष में साहित्यकार की भावनाओं का समावेश होता है तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, और कला पक्ष में उन भाव पक्ष की भावनाओं से हमें जो रस भाषा का ज्ञान होता है, अनुभव होता है, वो कला के अंतर्गत रखा जाता है। युद्ध का सजीव वर्णन, जैसा कि अभी हमने बताया कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया, क्योंकि उस कालखंड के समस्त साहित्यकारों ने युद्ध का सजीव चित्रण किया है। जो कवि थे वो कवि कलम से तो अपना कार्य करते ही थे, लेकिन हथियार उठाने में वो पीछे नहीं थे, क्योंकि जितने भी कवि आदिकाल में हुए हैं जो आश्रयदाता थे, वो अपने आश्रयदाता राजाओं के साथ युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए भी गए, अर्थात उन्होंने तलवार भी उठाई। तो जब हम उनके लिखे हुए साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे वो युद्ध का आंखों देखा हाल हमको बता रहे हैं। श्रृंगाररस की प्रधानता, चूंकि उस समय के जो काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता इस मायने में ज़्यादा है क्योंकि साहित्यकारों ने अपने नायक के सौंदर्य वैभव का चित्रण भी किया है और नायिकाओं की सुंदरता का चित्रण के साथ साथ उन्होंने षड्ऋतुओं का, वयासंधि का चित्रण भी किया है। उस समय जो अधिकांशतः युद्ध होते थे उसकी प्रमुख जो वजह या कारण होती थी वो सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने की होड़ होती थी। उस विवाह के लिए युद्ध होना एक साधारण सी बात हो गई थी। ऐतिहासिकता का अभाव, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आदिकाल के अधिकांशतः ग्रंथ नायक प्रधान हैं और वह नायक या नायिका इतिहास के पात्र हैं। वो तो इतिहास के पात्र हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक ग्रंथों में जो इतिहास के तथ्यों को रखा गया है उनकी तिथियां, नामावली एकदम बिल्कुल भिन्न है, वो कहीं भी कोई मेल नहीं खाती है। उसमें ऐतिहासिकता का पूर्णता अभाव है। इतिहास की घटना है, इतिहास के पात्र हैं, इतिहास की जो ऐतिहासिकता को दिखाना था उसमें कल्पना की प्रचुरता और अतिशयोक्ति का ज़्यादा चित्रण होने के कारण ऐतिहासिकता दब गई है, उसका अभाव है। कल्पना की प्रचुरता, अभी हमने आपको बताया कि जब कवि आश्रयदाता होता है तो आश्रयदाता कवियों ने अपने नायक की प्रशंसा के लिए, उनकी युद्ध के कौशलता को दिखाने के लिए, हमारे नायक में, हमारे राजा में अदम्य साहस है, शौर्य है, वीरता है, उसके बखान करने के लिए उन्होंने कल्पना की प्रचुरता का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है। अगली विशेषता है वीर रस की प्रधानता। युद्ध का सजीव चित्रण हुआ है। युद्ध के लिए उत्साह का होना बहुत जरूरी होता है और उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। जब तक हमारे मन में, मस्तिष्क में किसी कार्य के प्रति उत्साह नहीं होगा तो हम वो कार्य नहीं कर सकते हैं। वीर रस की प्रधानता में नायक के द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध कौशल का, उनकी भाव भंगिमाओं का और रण क्षेत्र में उनके रणवांकरों को, अन्य शत्रुओं को परास्त करने का जो उनका एक कलाकारी है, उस सब का चित्रण कवियों ने वीर रस के अंतर्गत किया है। नारी चित्रण, आदिकाल में नारियों की स्थिति विशेष अच्छी नहीं थी, उनके प्रति साहित्यकार का, कवियों का दृष्टिकोण भी विशेष लगावपूर्ण नहीं रहा है। नारी को एक पूज्य ना मानते हुए भोग्या के रूप में ही माना गया है और सती प्रथा जैसा भयानक कोड उस तत्कालीन परिस्थितियों में था। उस परिस्थिति की वजह से नारी के चित्रण की जो स्वयं की एक पहचान थी वो उतनी नहीं साहित्यकारों ने बता पाई है। प्रकृति चित्रण में चूंकि युद्ध का ही सजीव चित्रण हुआ है, प्रकृति का वर्णन युद्ध की जो क्षेत्र रहे हैं उनके आसपास में एवं नायिका के सौंदर्यता के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। प्रकृति के आलम्बन और उद्दीपन दोनों ही रूपों का चित्रण उस कालखंड के कवियों ने किया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, जैसा कि हमने बताया कि चारण कवियों ने अपने राजा की प्रशंसा के लिए ही काव्य ग्रंथों की रचना की है और उनकी प्रशंसा
के लिए जिन काव्य ग्रंथों को लिखा गया है, उन काव्य ग्रंथों में उनके द्वारा किए गए समस्त युद्ध में उनके वैभव, उनकी पराकाष्ठा, उनकी वीरता और साहस की अद्भुत झांकी देखने को मिलती है। कला पक्ष के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। यहाँ पे हमने दो शब्द लिखे हैं, डिंगल और पिंगल। अब आप सोचोगे ये कौन सी भाषा है? चूंकि अभी हमने आपको बताया कि लौकिक साहित्य का सृजन आदिकाल में प्रारंभ हो गया था, तो आदिकाल की जो भाषा है वो आज की भाषा से बिल्कुल भिन्न है। खड़ी बोली के साथ साथ जो राजस्थानी शब्दों का प्रयोग रासो महाकाव्यों में किया गया है उसे हम डिंगल भाषा के अंतर्गत मानते हैं। और जिन रासो महाकाव्य में ग्रंथों में खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है वो पिंगल भाषा के अंतर्गत आती है। अर्थात खड़ी बोली और राजस्थानी मिश्रित भाषा डिंगल कहलाई, खड़ी बोली और ब्रज भाषा मिश्रित भाषा आपकी पिंगल कहलाई। छंदों की बहुलता, आदिकाल के जितने भी काव्य ग्रंथ हैं उसमें रोला, दोहा, सोरठा जैसे पदों की ज़्यादा प्रचुरता मात्रा है और बहुलता छंदों की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उस समय कुछ ऐसे भी छंद थे, तोटक छंद है ना, रोला, जिनका प्रयोग अधिकांशतः कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में किया है। अलंकार विधान, अलंकार के बिना कोई भी काव्य रचना अधूरी है क्योंकि अलंकार उसका आभूषण है। आदिकाल में श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता है। आश्रयदाताओं के दरबार में रहने वाले कवि हैं, अतः उन्होंने नायक के वैभव को दिखाने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। नायिका के सौंदर्यता को दिखाने के लिए रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया और प्रकृति का आलंबन रूप, उद्दीपन रूप और प्रकृति को मानव के रूप में प्रदर्शित करने के लिए मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, श्लेष, यमक जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये अलंकार विधान हो गया। बिंब विधान, प्रतीक और बिंब ये उस कालखंड में बहुत ही अल्प मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि उस कालखंड के साहित्यकारों ने जैसा देखा वैसा ही उस समय लिखा, लेकिन उसमें कल्पना की प्रचुरता उन्होंने अधिक रखी। तो ये हमने आपको आदिकाल की विशेषताएं बताई हैं। आज के व्याख्यान में हमने आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन, उससे संबंधित विद्वानों के मतों के बारे में और पहला जो आपका चरण है, पहला जो भाग है आदिकाल, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रवृत्तियां, उसे अध्ययन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है उसका हमने आपसे चर्चा की है। अगले व्याख्यान में हम इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए भक्ति काल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।